की मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। इससे ज्यादा नफरत का और कौन सा बयान हो सकता है? इससे ज्यादा तोड़फोड़ का और कौन सा बयान हो सकता है? जैसे अभी मोदी जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। क्या ये संविधान के मुताबिक है ये बयान? घुसपैठियों को दिया जाएगा। एक प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर संवैधानिक पद पे खड़े होकर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि घुसपैठी जैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप, तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। एक दिन पहले उन्होंने अमरोहा में बयान दिया, वहाँ शमी अहमद की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान जा रहे हैं, हाँ मोहम्मद शमी की, जब राजस्थान जा रहे हैं तो वहाँ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मतलब आप कैसे ऐसे कोई अंधाराज थोड़ी, आप प्राइम मिनिस्टर हैं आप। इलेक्शन कमिश्नर क्यों एक्शन नहीं ले रहा? इसलिए नहीं ले रहा कि इलेक्शन कमिश्नर भी आरएसएस का ट्रेंड अधिकारी है। हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। क्या ये बात नहीं है कि गुरु वो जो था, ये बाद वाला जो इनका वो है लीडर, हेड गवार है, हेड गवार नहीं, हेड गवार तो गुरु गोलवरकर, उसके बाद वाले जो उसमें भागे थे शिप में, पानी के जहाज में छुपे जाके फिर माफी मांगी। सावरकर, वीर सावरकर। वीर सावरकर नहीं भागे इन अंग्रेजों के साथ के उसमें जाके माफी मांगी अंग्रेजों से लिखित में, और फिर उस बात पे उनकी पेंशन बनी। अंग्रेज की हुकूमत ने उन्होंने पेंशन ली सिर्फ इस बात की कि हम हिंदुस्तानियों के खिलाफ है, तुम्हारे साथ है। और कौन सा इतिहास पढ़ो, इतिहास है पूरा हमारा है। हिंदुस्तान कोई वैसी चीज़ थोड़ी है, हज़ारों साल का इतिहास मौजूद है। बदलने में भी ना बदलेगा क्योंकि दूसरे मुल्कों में आएगा। तुम बदल लोगे यहीं तो बदल लोगे, वहाँ का बदल लोगे दूसरे का। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा में अब राजस्थान से, हमारी वाली टीम राजस्थान से अब उत्तर प्रदेश आ गई है। और ये संभल है, संभल में चुनाव हो रहा है। यहाँ पे मज़ेदार फाइट बताई जा रही है, टक्कर अच्छी बताई जा रही है। हमने वर्तमान की बात करना शुरू की तो चाचा थोड़ा पुराने आदमी, इन्होंने इतिहास से शुरू किया। क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल रहमान एडवोकेट। क्या करते हैं आप? वकालत करता हूँ। कब से कर रहे हैं? मैंने बताया 1977 से कर रहे हो। 77 से जी। कौन कौन से मुकदमे आपने देखे? क्रिमिनल सिविल दोनों देखता हूँ। ज़्यादातर किस तरह के मुकदमे आ रहे हैं आपके पास? क्रिमिनल ज़्यादा करता हूँ तो क्रिमिनल ज़्यादा आते हैं। ये संभल में जो है कितनी क्या है पॉपुलेशन? मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी होगी? मुस्लिम या कुल? नहीं, मुस्लिम पॉपुलेशन। मुस्लिम पॉपुलेशन संभल की कुल आबादी जो है पूरे देहात क्षेत्र की तो करीब 9 लाख के करीब बैठेंगे। 9 लाख मतलब 50% होगी? 60% मुस्लिम हैं। 60%। हाँ। ज़्यादातर आपके पास केसेस किस तरह की क्या रहे हैं जो आपको डील करना पड़ रहा है? मारपीट के आते हैं या इसके आते हैं, चोरी के, जुआ शराब के, व्हीकल के चालान के जो पुलिस करती है ज़्यादातर। जमीन उमीन का भी आता है? ज़मीनों के बंटवारे के, आपसी मैंड मिलान के झगड़े भी आते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये जमीन का झगड़ा शांत काहे नहीं हो रहा है भाई भाई का? ज़मीन का भाई भाई का नहीं, ये झगड़ा ये ब्यूरोक्रेसी का है। बताइए क्या है? पटवारी का है, तहसीलदार का है, एसडीएम का है, डीएम का है, चकबंदी अधिकारियों का। ये इनका काम है झगड़े कराना। मेरा खेत नपा हुआ है, सरकारी कागजात में रकबा लिखा हुआ है, मौजे का नक्शा बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ये बाउंड्री है। पड़ोसी ताकतवर डंडे वाला जो कमज़ोर आदमी की अपना पानी जब दिया, अपने उसकी मैंड काटी, अपने में मिला ली। वो पहुंचा एसडीएम पे शिकायत करने, उन्होंने पुलिस से को लिख दिया रिपोर्ट। पुलिस ने पैसे लिए, जिससे ज़्यादा पैसे लिए उसकी रिपोर्ट भेज दी। अब वहाँ झगड़ा शुरू हो गया, उनका अदालत में आ जाओ तो अदालत भी वही काम कर रही है। ये है झगड़ा, ये सर ब्यूरोक्रेसी का झगड़ा है। जितने लाखों मुकदमे इस हिंदुस्तान में पेंडिंग हैं या बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है इसकी, क्योंकि जुडिशरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी करीब करीब सब। पहले प्रेस गया, अब जुडिशरी भी गई भ्रष्टाचार की तरह। अब संविधान बचा ही कहाँ है, थोड़ा सा बच गया। अब कहने सेकुलर है, ये तो फ्लॉप हो गई। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की फ्लॉप हो चुकी है पूरी तरह से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये 4 स्तंभ होते हैं, 4 के चारों भ्रष्ट है, इसलिए लग रहा। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ है, जुडिशरी, विधायिका जो कानून बनाती है, प्रशासन जो कानून बनाता है, पत्रकार, ये मीडिया, ये सब के सब अपने इंटरेस्ट में फिर सरकार चलते हैं। और जो एक आध बचता है उससे सरकार गर्दन दबा देती है, उसे मजबूर कर देती है। तो जब सच्ची बात ऊपर तक कोई न कहने तैयार न मानने तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, सब पूरा जजमेंट ये है कि न मस्जिद तोड़ के बनाई गई है,
ना ये मस्जिद की जगह पे मंदिर की जगह पे मस्जिद बनी है। आखिर में कहते हैं आस्था का सवाल है, वही न दे दो। कौन सा कानून है, कौन से संविधान? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसको मानेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे संविधान के खिलाफ फैसला देगा तो क्यों मानेंगे? बताइए, हमारे खिलाफ नहीं दिया फैसला, इसलिए ऐसा संविधान के खिलाफ, मतलब कि जो मूलभूत अधिकार होते हैं संविधान के लिए, सही है। जब उसके खिलाफ कोई फैसला जाएगा तो उसको फिर चैलेंज किया जाता है, उसको सुनवाई जाती है। बिल्कुल सही। अब इसमें तो इतने सालों का मुकदमा रहा, खैर तो उस पर खैर ये लंबी बातचीत हो जाएगी। आप थोड़ा संभल का हमको बताइए। जब संभल पे आ जाओ, चलो छोड़ो। हाँ बताइए। आप हमको ये बताइए कि आपके संभल की विशेषता क्या है? अगर बाहर से आदमी पहली बार आए तो आप यहाँ सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लग रहे हो, और वकील अलग से हैं। वकील लोगों का तो जलवा होता है अपना, है? तो आप थोड़ा संभल के बारे में बताइए हमको। किस लाइन पर जानना चाहते हैं? मतलब कि किस लिए फेमस है? अगर आदमी आए खाए पिए क्या? देखिए, संभल जो है सिर्फ बेरोजगारी में फेमस है, अनएजुकेशन में फेमस है। एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, इसमें फेमस है। और बताइए और क्या चाहते हैं आप? सच्ची बात मुझे बताएं, मैं कह रहा हूँ। तो आपके यहाँ से संभल में एक भी डेवलपमेंट एजुकेशन का नहीं है, सिर्फ 2 कॉलेज बने हैं। तो आप ये बता करके किसकी पोल खोल रहे हो आप? सरकार की या सांसद की? देखिए, हम पोल किसी की ना खोल रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात बोल रहे हैं ना, आप। मैं ये बोल सबसे रहा- मूलभूत मैं चीज उसका है। जवाब जवाब दे रहा हूँ। न संसद की न सरकार की, उस पॉलिसी के खिलाफ है जिस पॉलिसी के तहत इलेक्शन लड़के जीत के जाता है कि मैं क्षेत्र की नुमाइंदगी करूंगा, वो क्षेत्र की नुमाइंदगी नहीं करता। अगर मैं 20 साल किसी जीत कर जाऊँ और MLA या MP या मिनिस्टर बनूँ और मैं अपने क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल न खुलवा सकूँ, तो वो मेरी तो कमी है, वो मेरी कमी है ना। मैं ही तो देनदार हूँ, मैं ही जवाब दूँ। यहाँ से इससे पहले शफीकुर रहमान बर्क सांसद रहे समाजवादी पार्टी से। एक बार ये सीट भाजपा ने जीती है, उससे पहले बसपा से बर्क साहब सांसद रहे, और उससे पहले भी कई पार्टियों ने यहाँ चुनाव जीते। तो किसकी कमी मानते हैं आपकी जो है ये संभल आपका इतना पिछड़ा रह गया? सबसे ज़्यादा कमी जो है, क्योंकि सत्ता में संभल जब आया जब समाजवादी की सरकार थी। अंग्रेज आज़ादी के बाद से सत्ता में संभल की जो नुमाइंदगी थी वो सत्ता के साथ नहीं थी, हमेशा विपक्ष का आदमी जीतता था। तो विपक्ष के आदमी के काम नहीं होते थे। समाजवादी के दौर में सत्ता में आया जब मुलायम सिंह भी लड़े, राम गोपाल भी MP रहे यहाँ से, उस दौर में भी वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हुआ तो एक डिग्री कॉलेज दिया उन्होंने, राजकीय डिग्री कॉलेज दिया, लड़कियों को इंटर कॉलेज बनाया राजकीय, ITI दिया, लेकिन ये वो बहुत मामूली से थे जो 40 साल सबसे मेन चीज़ है। हम लोग जो है अपने मेन मुद्दे को छोड़कर इस बार जो है इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान के ऊपर लड़ना चाहते हैं। हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। क्यों हटाना चाहते हैं बीजेपी? बीजेपी ने हमारे लिए कर क्या रही है? हमारे घरों से हमारे जनाजे निकल के जा रहे हैं, हमारे घरों से लेडीज़ के जनाजे जा रहे हैं, जेंट्स के जनाजे जा रहे हैं। कोरोना के नाम पे धांधली कर रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे ये पैसा का चंदा ले रहे हैं लोगों से, उसमें भी ये लोग घपला कर रहे हैं कि वैक्सीन लगा रहे हैं हम। इन लोगों ने करा क्या है बीजेपी ने, बताइए। अगर हम अभी बैक में जाएं तो ये हमें नोटबंदी करते हैं। नोटबंदी में क्या करा है? हमारे घर से जो हमारी लेडीज़ ने इमरजेंसी के लिए कोई भी पैसा इकट्ठा कर रखा था, वो हमारा पैसा निकाल कर दूसरों को, अपने जो है पॉलिटिकल नेताओं को लिए दे रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? ये महंगाई के दौर पे हम लोगों से पैसा छीन कर अपनी जेब भर रहे हैं ये लोग। तो हम कैसे इस पार्टी को नहीं हटाएं? हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, बीजेपी हटाएं, देश बचाएं। हमारा कोई शहरी मुद्दा नहीं है, हमारा कोई विकास का मुद्दा नहीं है, हम सिर्फ बीजेपी को हटाना चाहते हैं। आप सिर्फ बीजेपी, तो फिर काम कैसे होगा फिर आपके इलाके में? काम हमारा हम खुद अपने नेता से करा लेंगे। अगर हमारा नेता पढ़ा लिखा होगा तो हम उससे नेता से कराएंगे। यहाँ से अब की बार समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क के जो पोते हैं उनको टिकट दिया है। उनको टिकट दिया है, वो ऑलरेडी एडवोकेट हैं। तो और रहमान बर्क जी। और और बीजेपी से कौन है? बीजेपी से परमेंद्र लाल सैनी, और बसपा से है शौलत अली। टक्कर किसमें है? कोई टक्कर नहीं है, कोई किसी की टक्कर नहीं है, तरफा इलेक्शन है। कोई है यहाँ पे सिर्फ बर्क साहब को वोट मिलता है। कोई राम गोपाल यादव जी भी उनके खिलाफ यहाँ खड़े होने की ताकत नहीं दिखा सके। अगर यहाँ बर्क साहब खड़े हैं तो बस उन्हीं का वोट है और वही जीतेंगे। बाकी कोई भी आ जाए, कोई बड़े से बड़ा नेता उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। तो फिर कैसे हार गए थे 2014 में? 2014 में एक आध बार तो हार जाता है, बाकी क्या हो गया था? हरा दिया था। अरे यार, जब जीत रहे हैं तब धांधली नहीं हुई, हार गए तो हरा दिया। 100 में से कोई 70 बार जीत रहा है और 30 बार तो हारेगा ही, वो कोई मसला नहीं है।
तो चाचा ये बताइए कि यहाँ से मुलायम सिंह सांसद रह लिए, यहाँ से रामगोपाल यादव सांसद रह लिए, बर्क साहब भी सांसद रह लिए, अब इतने बड़े बड़े लोग यहाँ सांसद बन गए। अब लोग यही कहते हैं कि सैफई तो चमक गया, लेकिन संभल से जीते तो रक्षा मंत्री बने तब नहीं चमका। जो इस मुल्क की माइनॉरिटी है मुस्लिम, वो यहाँ मेजोरिटी में है। यहाँ कोई भी नेता बन जाए, कोई भी सरकार आ जाए, यहाँ पे विकास नहीं हो सकता। क्यों? ये इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी है मुसलमान, वो यहाँ पे मेजोरिटी में है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता विकास। ये खुद ही कह रहे हैं हमको विकास नहीं चाहिए। विकास होगा ही नहीं, यहाँ कोई भी नेता आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में है। सुन ले बात, हाँ बताइए चाचा। संभल को जिला बहुत आंदोलनों के बाद मायावती ने बनाया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। और जब वही सोच, एक सोच है, फीलिंग है जो एंटी मुस्लिम है, वो हर पार्टी में है। हर पार्टी में है एंटी मुस्लिम सोच, हर पार्टी सब पार्टी में है, में। सब पार्टी में है। कौन कौन सी पार्टी? जो भी है काम कर रही है, जैसे? बाकी उन लोगों को छोड़ो जो मुस्लिम पार्टी है, बाकी जितनी सेकुलर अपने आप को कहते हैं वो पूरी तरह सेकुलर। जैसे बताइए। बस समाजवादी भी नहीं है, बहुजन भी नहीं है। ये बहुजन ने जिला डिक्लेयर कर दिया। अब जब जिले का मुख्यालय बनने का नंबर आया तो वही सोच, और उसके कुछ MP MLA ने उनसे मायावती से ऐलान करा दिया कि साहब सेंटर पॉइंट में बनेगा। मुख्यालय बना के नहीं गई, सेंटर पॉइंट बना के गई। क्यों? कि जब ये बात सामने आई कि संभल जिला बना है और जिला संभल में मुस्लिम मेजोरिटी है, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इनका विकास ज़्यादा होगा, इसलिए संभल को हेडक्वार्टर नहीं बनाया। ये सुन लो बात, साफ साफ बिल्कुल। कांग्रेस? और तो कांग्रेस में तो हुकूमत ही ना थी जब से, जिला तो बनाया बहुजन ने। उसके बाद आई समाजवादी की, वो भी मैं बता रहा हूँ, मैं समाजवादी में भी रहा हूँ उस वक्त। तभी आप गठबंधन हो गया, उस पर क्या सोचते हैं? न गठबंधन की बात बाद में आ गई, पहले इसकी मुख्यालय की सुन ले। समाजवादी ने, मुलायम सिंह ने वायदा करा इलेक्शन में आके कि संभल को जिला जो है हेडक्वार्टर संभल में बनाएंगे। और ये सबसे पहली बार जो अखिलेश आए थे संभल में रथ लेके, जब सियासत में दाखिला करा था इन्होंने भी ये वायदा करा। लेकिन 2 बार सत्ता में रह के न इनका विधायक और न ये इस बात को तय नहीं करा पाए कि मुख्यालय संभल में रहेगा। बीजेपी की हुकूमत आ गई। अब बीजेपी का एक्ट सुन ले फौरन, क्योंकि एंटी मुस्लिम फीलिंग है सब तरफ। ये दिल में छुपाए रहते हैं क्योंकि इन्हें मुसलमानों से वोट लेते हैं। समाजवादी में फर्क कुछ नहीं है, सोच वही है, बचाव है बस जरा सा। अब जो आई बीजेपी को, उसने 2 महीने में कर दिया चंदोसी में मुख्यालय, बैजोई में मुख्यालय। हमने हाई कोर्ट से रिट करके स्टे लिया, जो आज तक रुका पड़ा, जो बिल्डिंग नहीं बन रही, तो हम वकीलों ने, हमने अपनी यूनियन से इकट्ठा कर रिट करके स्टे ले लिया। उसके बाद सरकार ने स्टे के बाद भी मुख्यालय पर कर दिया बैजोई को। हमने उसके खिलाफ कंटेम्प्ट डाल दी, जो अब भी चल रही है विचाराधीन है कंटेम्प्ट। ये है कि जब बीजेपी ये बात कर रही है कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये संभल के साथ दो हाथ पना क्यों है? आप देखिए संभल में अगर आप देखेंगे तो रेलवे लाइन एक यहाँ तक है, यहाँ की पहला ऐसा शहर है जहाँ ट्रेन आती है वो यहाँ से वापस जाती है, यहाँ आगे कोई लाइन ही नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे एशिया की सबसे बड़ी मेंथोल की मंडी है। अगर आप देखेंगे तो हैंडीक्राफ्ट का काम यहाँ से सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में डायरेक्ट हुआ है। लेकिन एक ये बीजेपी के, अगर हम 10 साल से देखते हुए आ रहे हैं, 2014 में सरकार आई है, अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे वोट की बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे हम, तो हमारे साथ क्यों ऐसा नहीं किया उन्होंने? क्यों हमारे हैंडीक्राफ्ट के काम को, मेंथोल के काम को और दीगर जो काम है उन सबको क्यों बढ़ावा नहीं दिया आपने? क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम उमैद है, मैं जामिया से LLM कर रहा हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हूँ। आपको क्या लगता है कि संभल को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए संभल में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप देखेंगे संभल में अगर तो सिर्फ एक ही डिग्री कॉलेज है जिसका नाम MGM कॉलेज है। अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के बच्चे जो ज़्यादातर जाते हैं जामिया अलीगढ़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि संभल में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पर अपनी हायर एजुकेशन को वो आगे प्रोसीड कर पाएँ। तो ये कहीं ना कहीं फेस किया है। एक बात बताइए, आपकी सारी बात जायज़ है, तो संभल से सांसद भी सपा के, संभल के आसपास की जितनी सीटें वो जो है समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में भी जीती, एक आध को छोड़ दिया जाए जो SC रिजर्व सीट है चंदौसी आई थिंक, जी, उसको छोड़ के तो सारी सीटें, तो सिर्फ बीजेपी को आप लोग जिम्मेदार क्यों मानते हैं? देखिए बीजेपी जब हमारे 2014 में सरकार आई थी तो बीजेपी का खुद का MP भी था वहाँ। हम बीजेपी को जिम्मेदार इसलिए भी मानते हैं क्योंकि जो सत्यपाल सैनी थे 2014 में, वो करंट MP थे और उनकी सरकार भी थी। और यह है कि सेंट्रल का मामला, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ है वो और रेलवे लाइन है, तो वो सेंट्रल के हाथ में है। और बीजेपी जो आई है वो पावर में है। समाजवादी पार्टी जो थी वो स्टेट की पार्टी है, तो वहाँ पर था तो कोई ऐसा नहीं था कि कोalition हो या फिर सेंट्रल में भी हो। तो विकास तो दोनों तरफ से ही वैसे ही होता है उसमें। तो हमें बहुत ज़रूरत है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, बहुत अच्छे ज़रूरत है। और हमें चाहिए कि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं आप हमें साथ लेकर चलिए।
आप देखिए कि कितना बड़ा यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का काम है, सरायतरीन में है और जगह पर है, तो उसको आप मेंथोल का काम है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें तरक्की कर रहा है, गल्फ़ में है या यूरोपियन कंट्रीज़ में है, अपना यहाँ सिक्का चलता है उनका। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट मैं यहाँ पे बहुत बड़ा एक कारोबार था, जो एशिया में सबसे बड़ी मंडी थी मेंथोल की, वो संभल हुआ करती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से सारा सिंथेटिक का काम हो गया, नेचुरल सब खत्म हो गया। यहाँ तक कि आप अगर तहकीक करेंगे तो आपके और आने वाली जो यहाँ अपने आसपास के इंडिया के बच्चे हैं, सब जहरीली दवाई खा रहे हैं या सिंथेटिक से तैयार हो रही है। नेचुरल का काम खत्म हो गया, सिंथेटिक को तकरीबन कैप्चर हो चुकी है मार्केट। क्या नाम है आपका? रफत नवाज नाम है मेरा। तो रफत, मैं बिजनेस करता हूँ अपना। ये आपको कैसे पता है? मेरी अपना प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मेरा। तकरीबन 90% मार्केट कैप्चर हो चुकी है सिंथेटिक से, और 10% नेचुरल का काम रह गया है। जो नेचुरल से दवाइयाँ बनती थी हमारी, रॉ मटेरियल मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल है मेंथोल बोल्ट क्रिस्टल, वो नेचुरल तो 10% यूज़ हो रहा है, 90% अब सिंथेटिक पे चली गई। क्यों नहीं कर रहे हो आप? नेचुरल यूज़ करो। नहीं, नेचुरल हम तो यूज़ करते हैं, लेकिन डिमांड नहीं है। आगे जो है सब सिंथेटिक मांग रहे हैं, सिंथेटिक ही चल रहा है अब। जो उससे जो दवाइयाँ बनेंगी वो कल को नुकसान ज़रूर देंगी सबको। और एक बात तो चाचा कि जैसे आप कह रहे हो कि बीजेपी भी खिलाफ है, आप कह रहे हो सपा भी खिलाफ है, कांग्रेस भी खिलाफ है, बसपा भी खिलाफ है, तो कौन भला करेगा? एमआईएम भला करेगी? नहीं, देखिए जो भला तो यही लोग करेंगे ना, तो करे तो सही। कौन करेगा? यही लोग करें, देखिए सरकार करे, MIM का तो वो सरकार। यहाँ पे हमारे यहाँ की जो यहाँ की 60,000 की आबादी है, ये सरकार पे या सरकार की नौकरियों पे विश्वास ही नहीं करती है। वो सब अपना बिजनेस करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, और उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। वो जॉब में अप्लाई ही नहीं करते, उन्हें पता है हमें जॉब मिलनी नहीं है, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी में मुस्लिम्स हैं। वो अपने अपने बिजनेस करते हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई अपने अपने लेवल पे, कोई छोटा कोई बड़ा, वो कारो उसमें जाते ही नहीं है। न कोई यहाँ हमारे यहाँ पुलिस में या सरकारी नौकरी में है ही नहीं। न आप क्या करते हो चाचा? बिजनेस है, किस चीज़ का? ब्रिक इंडस्ट्रीज। हाँ? भट्टा है भट्टा। और आपका? जी, भट्टा है हमारा भी। भट्टा। तुम्हारा भट्टा? तुम मोटे आदमी लग रहे हो, मोटा सा। हाँ, मजबूत पैसा है तुम्हारे पास। हैं? बहुत मोटे। है ना? ये बताइए, क्या मुसलमान टैक्स नहीं देता? है, बिल्कुल देता है। तो उसका हक नहीं है सरकारी संस्थानों पे? बिल्कुल है। तो क्यों हमें वंचित रखा जाता है इससे? कैसे वंचित? आप थोड़ा बताइए। एक सेकंड, आप बताइएगा ना मेरे पे। हाँ बताइए आप। जी, जैसे अभी मोदी जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है कि ये आपकी जो संपत्ति है वो मुसलमानों में बांट देगी। 70 साल कांग्रेस ने यहाँ हुकूमत करी, कभी कुछ दिया? रिजर्वेशन दिया मुसलमानों को कांग्रेस ने? ये झूठ है या नहीं उनका, मोदी जी का? आज 70 साल में जब कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया तो आप कैसे दे देगी मुसलमानों को? हमें तो हर सरकार ने वंचित रखा है, कोई भी सरकार हो सेंटर में। वोट लेते वायदा करके काम नहीं करते। पहले इलेक्शन में वायदा करेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। मुस्लिमों को एक कुछ तबकों को तो आरक्षण मिलता है ना? अंसारी को मिलता है, अरे जो ओबीसी में आते हैं उनको मिलता है ना? है, मिलता है कि नहीं मिलता? कुरैशी को, कुछ कुरैशी लोगों को भी मिलता है, सैफी लोगों को मिलता है। जो बैकवर्ड कास्ट है, उसमें बैकवर्ड का जो कोटा है, उसमें से उन्हें, उसमें बैकवर्ड का जो कोटा है उसका सब जितना कम से कम हिस्सा है वो बैकवर्ड का। क्या वो जो स्पीच आपकी बात कर रहे थे, वो आप लोगों के बीच क्या, उसका क्या मैसेज गया जी? जो पीएम की स्पीच आई वो बांसवाड़ा वाली, तो उस पर आप लोग का क्या मैसेज गया? उसका बहुत गलत मैसेज गया, सभी में गया है वो, हर समाज में। ऐसा नहीं मुसलमानों में ही गलत गया हो। उसका मैसेज तो सारे ही धर्मों में, सारे धर्मों के लोगों में ही उसका मैसेज गलत गया है। 17,000 आपत्तियाँ उस पर हुई हैं, नहीं हुई हैं? बताइए आप। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? और आपने दिखाया है, आपने भी दिखाया है आज के विदेशी अखबारों में क्या छपा है इनके इस बयान पे। ये तो सभी जगह गलत गया है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी इसका गलत मैसेज गया है इस बयान का। आपने सुना? ना, मैंने नहीं सुना। मैंने सुना है। देखिए, उसमें जो है वो 2006 का बयान है। उसमें मनमोहन सिंह ने पहले एससी का नाम लिया है, एसटी का नाम लिया है, माइनॉरिटीज़, और फिर स्पेशली मुसलमान का। इन्होंने मुसलमान को क्यों टारगेट किया? क्योंकि मोदी जी को पता है कि मुझे जो वोट देते हैं वो जाहिल तबका है कि मैं मुसलमान, पाकिस्तान, इनका खौफ दिखाऊंगा तो वो मुझे वोट देंगे। जिस सीट पे इन्होंने बयान दिया है, उस सीट जहाँ राजस्थान में बयान दिया, वहाँ राजस्थान में मुसलमान कब है उस सीट पे?
लेकिन उन्हें मैसेज पहले फेज का जो इलेक्शन हुआ है वो एक दिन पहले हुआ था, इन्हें मैसेज सर्कुलेट करना था अपने वोटर्स में जो उन्हें वोट नहीं देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने वो दिया। उसके बाद एक दिन पहले उन्होंने अमरोहा में बयान दिया, वहाँ शमी अहमद की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान जा रहे हैं, हाँ मोहम्मद शमी की, जब राजस्थान जा रहे हैं तो वहाँ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मतलब क्या लैंग्वेज यूज़ की मुसलमानों के लिए कि कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों की संपत्ति छीन के, मतलब वो आपकी संपत्ति छीन के। उन्होंने बोला है कि घुसपैठियों की जो आपकी जो है वो घुसपैठियों को दे दी जाएगी। तो मतलब आप कैसे ऐसे कोई अंधाराज थोड़ी, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पानी की छीन के इन्हें घुसपैठियों को बांट दी जाएगी अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी। ये इससे ज़्यादा नफरत का और कौन सा बयान हो सकता है? इससे ज़्यादा तोड़फोड़ का और कौन सा बयान हो सकता है? क्या ये संविधान के मुताबिक है ये बयान? इलेक्शन कमिश्नर क्यों एक्शन नहीं ले रहा? इसलिए नहीं ले रहा कि इलेक्शन कमिश्नर भी आरएसएस का ट्रेंड अधिकारी है। आरएसएस के जितने भी ट्रेंड अधिकारी पक्के वाले शाखा से जो गए ऊपर तक, वो इस वक्त हिंदुस्तान की हर अच्छी बड़ी कुर्सी पे बीजेपी ने बैठा रखे हैं, और इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के जज भी फेल हो जाते हैं कभी कभी। जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होता है वो उसका इंटीमेट पूरा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं। बीजेपी की गोद में खेल रहा है, बस जो बीजेपी कह रही है वही वो लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। इन सबसे अगर ताकतवर है तो वो जनता है, वो सब देख रही है। आप देखिए कि बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, आप महंगाई की बात नहीं हो रही है, ये मुद्दे हैं, इस पर बात करिए ना। इस पर कोई बात नहीं हो रही है, आप बात हिंदू मुस्लिम पे लेकर आ रहे हैं। आप बौखलाहट देखिए कि एक प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर, संवैधानिक पद पे खड़े होकर आप ऐसी बात कह रहे हैं कि घुसपैठी जैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आप, तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और उनको चाहिए कि आपको सबको, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि मैं सबका साथ और सबका विकास की बात करता हूँ, तो ये कहाँ सबका साथ और सबका विकास हो गया? अगर आपको ये डर है, आपको ये सीधी सीधी बौखलाहट है, पूरी तरीके से जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार जा रही है, ये उसी की बौखलाहट है और जनता इसको समझ रही है। अगर वो हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं और जनता आज भी बेरोजगारी और महंगाई पे टिकी हुई है, ताकि वो सामने आए और उस पर वो अपनी बात को, मुद्दों की राजनीति करें। मुद्दों की राजनीति उनको करनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि अगर ये घुसपैठी जैसी लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, इसको चाहिए कि इनको इस बात को वापस लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस पे कहीं ना कहीं संज्ञान लेके रिपोर्ट करनी चाहिए। मोदी जी ने ये कहा था कि ये कांग्रेस का जो न्याय पत्र है ये मुस्लिम लीग का न्याय पत्र है, जबकि आप कांग्रेस का न्याय पत्र पढ़ेंगे उसमें कहीं भी मुस्लिम लफ्ज़ नहीं है। उन्होंने बात किस चीज़ की है? ये सबका विकास और सबके विश्वास और सबके साथ की बात करते हैं। इन्होंने माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट को जो हायर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, नेट JRF निकाल लेते हैं, उन्हें मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप मिलती है, इन्होंने वो बंद की। प्लस जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एब्रॉड पढ़ने जाते हैं, तो कांग्रेस के ज़माने में ये था कि उनको एक स्कॉलरशिप मिलती थी, जो गरीब एब्रॉड माइनॉरिटीज़ पढ़ने जाएंगे, सिर्फ मुस्लिम नहीं माइनॉरिटीज़। तो अब कांग्रेस ने सिर्फ ये बात की है कि हम मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप खोलेंगे और हम जो एब्रॉड स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनकी स्कॉलरशिप खोलेंगे। बंद कर दी उन्हें, ग्रांट बंद कर दी मदरसों को, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, उन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, बिल्डिंगें जब्त कर ली। तो ये मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो रहा है? बुलडोज़र जब चलाएंगे तो मुसलमान के मकान पर चलाएंगे, दुकान गिराएंगे तो मुसलमान की गिराएंगे, जेल जाएगा तो मुसलमान जाएगा, दूसरे तबके के खिलाफ वही एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों विकास दुबे पे कार्रवाई नहीं हुई? कौन से विकास दुबे जो कानपुर वाला था, और बाकी जो एक दो लोगों को छोड़कर देखिए आप कितने लोग बाकी बचे हैं, कितने गैंगस्टर ऐसे हैं? आपने अतीक मरवा दिया, आपने अफजाल अंसारी मरवा दिया, तो क्या और नहीं है? तो अब मुख्तार अंसारी तो योगी आदित्यनाथ पे कितने मुकदमे थे जब पार्लियामेंट में रोए थे आन के? अपने मुकदमे खत्म कर लिए उन्होंने सत्ता में आती। आपके आरोप है, लेकिन ये तो जो है सच्चाई है। ये नहीं, आप वकील हैं, हाँ। आप दलील देते हैं, और आप जो है बाहर ही कहते रहे सच्चाई। आप तो कोर्ट में साबित होने दीजिए ना वकील साहब। साबित तो जब होंगे जब कोर्ट तक मुकदमा जाएगा। एक मिनट, मेरे पास 35 मुकदमे हैं डकैती के, लूट के, मैं सबसे बड़ा बदमाश हूँ इस इलाके का। और जब मेरी सत्ता आती है तो मेरी सरकार मुकदमा वापस कर दे, इससे एक आदमी कोई नहीं है, तो क्या करेंगे आप? अदालत में कहाँ पहुँचा वो? योगी का कोई मुकदमा अदालत में पहुँचा क्या? मतलब ये तुम्हारा वो जो गृह मंत्री है और ये प्रधानमंत्री किस बात पे बने? इसी बात पे बने। गुजरात में इन्होंने 2000 से ज़्यादा मुसलमान उसमें गोत्राकांड में मरवा दिए और साबित कुछ नहीं हुआ ना। इन्होंने जो हवा फैलाई इन्होंने उसकी, ये करते क्या है? कहाँ हो रही? इसी रिपोर्ट में ये नहीं साबित हो पाया कि इनका नाम साबित होगा। जो नानावती की भी रिपोर्ट आई या तमाम जो रिपोर्ट आई, अच्छा चलिए सब आई, कोर्ट ने जिन उसमें जकिया उस वाले में जो शकील कौन सी बिल्किस बानो केस में जिन लोगों को सजा दी थी, उन्हें हार पहना के किसने सम्मानित किया? कौन सी पार्टी थी वो? क्या मोदी जी की पार्टी नहीं थी वो? मोदी जी का मिनिस्टर नहीं थे जिन्होंने उनका स्वागत किया?
तो जब हाई कोर्ट अटका सजा वालों को तुम मतलब जेल से निकाल लो, क्यों निकाल इसलिए तो निकाल लो क्यों उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करा है, उन मुसलमानों को जलाया लूटा है। यही तो दिखाना चाहते हो अपने वोटर्स को कि हम तुम्हारे साथ इसलिए हैं कि देखो हम बचा सकते हैं तुम्हें। बलात्कारियों को आप सम्मानित अब ये तो देखिए खुले आम जो चीज सामने है, जब अदालत फैसले दे रही है तो उसे भी नहीं मानना है, जो मुकदमे पुलिस दर्ज करे हैं उसे तुम खत्म कर रहे हो। तो यहाँ पे शासन प्रशासन मिला हुआ है। तकरीबन हमारे यहाँ 400 संभल में जिला ईंट भट्टे हैं, जिनमें 200 लीगल हैं, 200 इलीगल हैं। शासन प्रशासन मिलके पता नहीं कैसे जो इलीगल 200 भट्टे हैं पूरे प्रदूषण फैला रखा है पूरे ज़िले में। अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि रिश्वत लेके धड़ल्ले से चल रहे हैं 200 ईंट भट्टे। आप क्या करते हो? काम है बिजनेस का, मेंथोल आगे आ जाओ। आपके किस चीज़ का? मेंथोल का काम है। तो आप भी जो ये फर्टिलाइजर मिला रहे हो जो ये बता रहे थे कि अच्छा नेचुरल है? नेचुरल पे सदमान हमारे पे पड़ी है। ऐसा दावा है आपका? जी 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 ऐसा दावा है ना? दावा है कि आगे वो जो बच्चे खाएंगे वो सिंथेटिक दवाइयाँ खाएंगे, नेचुरल नहीं मिलेगी। कानून सब पर सूख गए, बेकार बात है आदमी का। व्यवस्था बदल दी, मतलब जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी उन्होंने सिंथेटिक मार्केट में ला दिया, वो भारी पड़ गया और ओरिजिनल पीछे हट गया। अच्छा एक बात बताइए, अब मैं जरा कुछ और सवाल पूछूं। देखिए जब मैं पत्रकार के नाते मैं डेविल्स एडवोकेट हूं, मैं आपसे सारे सवाल पूछ। आप जब ये कह रहे हो कि सिर्फ जो है बीजेपी को हटाना इसलिए वोट करेंगे, तो बाकी एक तबका ये क्यों ना कहे कि हम सिर्फ बीजेपी के लिए लाने के लिए वोट करेंगे? बीजेपी हमसे वादा करे कि हम तुम्हें ये समर्थन करेंगे। बीजेपी जो हमसे ये कह रही है कि इन्हें घुसपैठियों को से निपटना है, वो तो अपने इलेक्शन में कह रही है कि घुसपैठियों से निपटना, तो फिर बीजेपी पे कैसे यकीन करें? एक आप हमारे खुले दुश्मन कह रहे हो, खुल के हम अगर जीत गए तो हम तुम्हें फांसी भी चढ़ा देंगे, तो फिर मतलब तो हम आप पे यकीन कर लें। बोले जिनके ज्यादा बच्चे हैं। नहीं ज्यादा बच्चों का तो जिक्र ही नहीं है। बच्चे ज्यादा हैं और आबादी 20 करोड़ से नहीं बढ़ रही मुसलमानों की। हम तो बचपन से, मैं 29 साल का तो मैं हो गया जब भी 20 करोड़ थे 20 साल पहले, और बच्चे 12-13 पैदा हो रहे हैं, आबादी हमारी बढ़ नहीं रही है। सरकार के आंकड़ों में नहीं बढ़ रही है आबादी। जिनके 2 बच्चे हैं वो 80 करोड़ से 50 करोड़ से 84 करोड़ पहुंच गए, और हम 20 साल पहले भी 20 करोड़ थे, 12 बच्चे पैदा करके भी 20 करोड़ हैं। 12 बच्चे होते हैं क्या? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 18-19 बच्चे भी होते हैं। कौन चाचा ये वीर लोग कौन है? भाई हमारे यहाँ हाजी उमर साहब हैं, उनके मेरे ख्याल में 21 बच्चे हुए और माशाल्लाह सब हट्टे कट्टे हैं। 2 बीवी। हाँ, दूसरी बात ये है कि सर हम जिनके कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसमें 6, 7, 5 जिसके परिवार में इतने बच्चे नहीं है। वो सरकार में फॉर्म भरते नहीं है ना, उन्हें नौकरी चाहिए ना कुछ, अपना हंसी मजाक बहुत बढ़िया खा पी रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं जिनके ज्यादा बच्चे हैं। कि बीजेपी दूसरा तबका जो है कैसे कहेगा कि बोले बीजेपी को हटाओ, हम ये कहता है सीए इन्होंने लागू कर दिया है, इनका जो है एक ही मुद्दा है रोज नए बिल लेकर आना। ये आज इन्होंने सीए लागू कर दिया, कल को हमारे लिए एनआरसी रखी है। सिर्फ ये हमारे लिए क्यों है? क्या और जात के नहीं है? क्या और धर्म के लोग नहीं रहते? सीए में क्या है? नहीं है। सीए के बारे में आपको पता है क्या है उसमें? बताइए। सीए के बारे में वकील साहब जो है डिटेल से आप बताओ। आप ये जो है जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, वहाँ के जो मुस्लिम लोग हिंदुस्तान के अंदर, गैर मुस्लिम लोग जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनको जो है ये लोग मान्यता देंगे, जबकि वहाँ से आए हुए मुसलमान लोग या हिंदुस्तान के भी जो अपनी नेशनलिटी यहाँ पर अपनी शो नहीं कर पाएगा, उसको जो है ये हिंदुस्तान से घुसपैठिया करार दे देंगे। ये कहाँ लिखा है कानून? कहाँ लिखा है ये? सीए के बाद में क्या है? एनआरसी क्या है? एनपीआर कहाँ लिखा है? ये उसी का एक देखिए उस एक्ट में ये बिल्कुल क्लियर है कि बाहर से आने वाला मुसलमान शब्द नहीं लिखा उसने सब लिखा है कि हर हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, हाँ इन्हें हम नागरिकता देंगे देश की। बोले कि इनको सताया गया वहाँ। हाँ ये सताए हुए होंगे, लेकिन मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। नहीं है, नागरिकता देंगे। वो ये कहते हैं कि हम निकाल कर रहे हैं जो तुम्हें नागरिकता देंगे। मतलब ये उसमें इसकी क्या जरूरत है कि शिकायत नहीं। ये कहते हैं जितने लोग बाहर से आएंगे और वो सताए हुए होंगे तो हम उसे नागरिकता देंगे। तो यही तो कह रही सरकार, क्या नाम के लेके क्यों कह रही है? ये कह रही है ना, मुसलमानों को शामिल क्यों ना करती है? बस सिख ईसाई कह रहे हो तुम, क्रिश्चियन कह रहे हो तुम, पारसी कह रहे हो। वो ये कह रहे हैं चाचा मुसलमानों के नाम पे देश ही बना है, तो वो उस देश में नहीं सताए हुए, जो सताए गए उनको ला रहे हैं। अरे भाई तुम ही तो कह रहे हो कि सताए होना है, तुम कैसे तय कर रहे हो दूसरे मुल्क की पॉलिसी? तो अपने मुसलमान तो हिंदुस्तान बर्मा में मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हुआ है। अगर वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं रोहिंग्या तो उन्होंने नेशनलिटी नहीं दे सकते।
इस प्रोविजन में जो जब ईसाई क्रिश्चियन और सबका नाम लिया जा रहा है कि उन्हें अगर वो वहाँ से प्रताड़ित हो जाए किसी भी मुल्क से, विदेश से, तो उन्हें नागरिकता हिंदुस्तान में दे दी जाएगी। तो मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिखा गया उसमें, या फिर इनका लिखने की क्या ज़रूरत थी? ये तो ये कहते थे भाई जो वहाँ से प्रताड़ित हो आएंगे वो कोई भी हो उन्हें हम नागरिकता देंगे। तो क्या मतलब है इसका? ये भेदभाव नहीं है, ये डिवीज़न नहीं है, ये नफरत की कहानी नहीं है क्या? ये खुला इससे इतने बड़े सेंटर से जो कानून पास हो रहे हैं वो ऐसे इस ढंग से पास हो रहे हैं। फिर आप कह रहे हो साहब बीजेपी के खिलाफ क्यों? सवाल ही है ना। आसाम में देखा तुमने जब ये आंकड़ा आया, देखिए आसाम बीजेपी आरएसएस की वहाँ हुकूमत बनी सिर्फ इस बुनियाद पे कि एनआरसी कराई जाएगी, सीए लागू हुआ हाँ आसाम में। और जब निकल के आंकड़ा आया और 18 लाख जो है वो उसमें गैर मुस्लिम निकले जिन्हें नागरिकता देनी थी, जो घुसपैठी थे, जो बाहर से आए थे, तो उसे कानून को ठप कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। वही आसाम जो सरकार चला रही इस मुद्दे को लेकर, जिन्हें सरकार बनाई और आसाम में फिसाद कराए, टुकड़ेबाजी करी, उसके बाद जब उस रिजल्ट को, उस कानून को लागू करके जब रिजल्ट आया तो उसमें हिंदू डाले थे, उनको ये कानून लागू नहीं है, इसे ख़त्म करो। अच्छा एक से आप ये बताएं, क्या है? ये नफरत नहीं है ना, मैं ये जानना चाह रहा ये हूँ, भेदभाव नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये सारे देश दुनिया के मुद्दे बताते हो, तो अपने लोकसभा के मुद्दों पे वोट नहीं होता है क्या? बताया अभी आपको बताया। देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने इश्यूज, लोकल इश्यूज की जो बात है, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें वोट दें, हम देंगे, बेशक देंगे वोट, लेकिन हमारी जो एक्चुअल जो सबका साथ सबका विकास की जो बात है ना, तो कहते हैं कि भाई राशन दिया तो सबको दिया, घर दिया, प्रधानमंत्री आवास वाला तो सबको दिया। राशन से क्या हो रहा? अरे रुको चाचा, इतना बोल लिया, अब दूसरे को बोलने दो। खाली राशन से कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या हो रहा? कोई जिंदगी पूरी हो जाएगी नहीं राशन से। भाई देखिए नहीं है, जब राशन कोई सरकार अगर दे रही है 80 करोड़ लोगों को, तो देश में इसका मतलब कारोबार ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। रोजगार की बात कब करोगे आप लोग, बताओ? रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। 5 किलो राशन देगा, क्या साबित करना चाहती है? क्या पढ़ाई की हो? हाई स्कूल फेल हूँ सर। हाँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, इसमें हंसने की क्या बात है? हाई स्कूल फेल हूँ, इसमें तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम्हें क्या रोजगार मिलना चाहिए? जो भी आपको बेहतर लगे। भाई 80 करोड़ लोग राशन फ्री में लाइन में लेने की 5 आप जैसे ये बोले रोजगार की बात, तो मैं इनका सुनता रहा, अब आप एकदम चीख के बोले रोजगार की बात। भाई एजुकेशन जिस हिसाब से आप या तो एंटरप्रेन्योर हो। कहा सर कि राशन मुफ्त मिल रहा है। मुफ्त वो लोग लेते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। पैसे किसके पास नहीं होते? जिसके पास कारोबार नहीं है। अब कारोबार कौन देगा? भाई अमेरिका से बाइडेन आके तो हमें कारोबार देगा नहीं। आप बता, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप 1 मिनट में कंपेयर कर देते हैं पाकिस्तान से, चाइना से कंपेयर कब करेंगे? रशिया से कंपेयर कब करेंगे? अमेरिका से, इंग्लैंड से कब कंपेयर करेंगे? क्या इंडिया खाली पाकिस्तान के ऊपर है? मतलब खाली पाकिस्तान से कंपेयर करना चाहते हो आप इंडिया को? और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान आप अपनी बात करो ना। 500 वाला सिलेंडर 1200 रुपए का है सर, रिक्शे वाले से खरीदा नहीं जा रहा। कब ये आप ये बताइए, स्मृति ईरानी दिल्ली में तवा लेकर, रोटी लेकर, आटा लेकर रोटी सेकने गई थी। 400 का सिलेंडर कांग्रेस की गवर्नमेंट में था। अब 1100 रुपए का, तो क्यों नहीं जा रही है अमेठी में रोटी सेकने? कि मोदी जी कब इसको 400 करेंगे? ये वाली बात स्मृति कब कहेंगी? सांसद बनने का तो शौक है, सांसद बनने का शौक है, लेकिन महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप भी नहीं कर रहे हैं। ये सब गोदी मीडिया जितनी भी है ना सर, आप जैसे लोग, यही तो देश को डुबा रहे हैं। गोदी मीडिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से आप गोदी मीडिया है। हम गोदी मेरे जैसा बच्चा आपके सामने आके फेस टू फेस बात कर रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? लेकिन आप लोग उठाएंगे ना वो मुद्दे जो हमें उठाने पड़ रहे हैं। भाई ये मुद्दे लल्लन टॉप देखा है इससे पहले? लल्लन टॉप क्या करेंगे सर? हम देख कर लल्लन टॉप अपनी जिंदगी नहीं देखा है। मोदी जी इस समय लल्लन टॉप वाली ही बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने नहीं देखा है। नहीं देखा आपने नहीं देखा। देखिए, सबसे पहले हम लल्लन टॉप की यूं तारीफ करेंगे कि जिस मीडिया जिस दौर से गुजर रहा है, मोदी जी ने जब राजस्थान में बयान दिया तो सबसे पहले उस पर फैक्ट फाइंडिंग जो लगाई वो लल्लन टॉप ने लगाई। लल्लन टॉप ने उस बयान को बताया कि मोदी जी ने क्या झूठ बोला है। पुराना फैक्ट चेक था, वो बाद में चला सब। जी हाँ, तो ये लल्लन टॉप ही के सामने तो आया, तो हम मतलब लल्लन टॉप की ही बात है जो इतने लोग आपके सामने बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर कोई मीडिया आती है, कोई और बात और मीडिया आती है तो उसको बिल्कुल आने नहीं देते हैं। आप यहाँ खड़े हैं तो आप देखिए, आपकी मोहब्बत में सब लोग यहाँ खड़े हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप बेसिक इशूज़ की बात जो कर रहे हैं, तो हमारे इशूज़ हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलिए एक संभल में, हम आपके साथ हैं।
आप रेलवे लाइन को आगे पास करिए, हम आपके साथ हैं। आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, आप देखिए संभल में जाकर देखेंगे आप, तो बिल्कुल एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है। एजुकेशन पे काम होना चाहिए। एजुकेशन पे काम होना चाहिए। एक नवोदय कॉलेज है, विद्यालय हैं, वो संभल में आने चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे लिए काम करिए, हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी है। आप अगर जब उस तरह के भाषण आते हैं तो उस पर रिएक्शन होता है। देखिए, उस तरीके के भाषण आते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि एक तरफ तो हम, अगर आपको हिंदुस्तान को आगे लेके चलना है तो एक दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप ये नहीं चाहते कि एक तरफ के लोगों को लेकर अगर आप आगे चलेंगे तो कहीं भी देश का विकास नहीं हो पाएगा। अगर आपको देश को विकास करना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी जाकर हिंदुस्तान आगे प्रोग्रेस करेगा, आगे डेवलपमेंट करेगा। और हम चाहते हैं, यहाँ पर सब लोग खड़े हैं और इस बात के नज़ीर हैं कि आप इतिहास उठाकर देखिए कि हम लोगों ने, अगर हिंदुस्तान की कहीं भी कोई भी चीज़ की बात आई है तो कुर्बानियों में हम पीछे नहीं हटे हैं। और अगर कोई बात भी आई है तो हम शाना बशाना हिंदुस्तान की हर चीज़ के साथ खड़े हुए। आप देखिए APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल मैन इसको कहा जाता है। अगर हमारे हाथ में अगर बॉल दे दी जाती है तो मोहम्मद शमी इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए, अगर बेटी ICU में होने के बाद भी वो अगर वहाँ पर खेल रहा है, तो ये आप देखिए कि एक तरफ तो आप हमें घुसपैठिया कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपनी जी जान लगाकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो ये दोहरा रवैया जो है ये नहीं चलेगा। हम आपके साथ बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। हमें आपकी कोई भी चीज़ से इनकार नहीं है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है, जो डिवाइड करने की पॉलिसी है, हम उसके खिलाफ हैं और हमेशा खिलाफ रहेंगे। आप हमें साथ लेके चलेंगे, अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे बिल्कुल। तो ये यहाँ पे हम संभल में आए, ये कौन सा इलाका है? दीपा सराय। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग मिले और आपने सुनी होगी हर तरह की बातचीत। यहाँ संभल के स्थानीय मुद्दों से लेकर के देश दुनिया की तमाम तरह की बातें हुई। इनकी तरह कुछ युवा हैं जिनको प्रधानमंत्री की उस भाषण पर आपत्ति है जिसमें मुसलमान और मंगलसूत्र और घुसपैठिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह के बुजुर्ग हैं जो तमाम CA और इस पर अपनी राय रखते हैं। बाकी कई सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। ये संभल है। संभल सीट BJP के लिए थोड़ी मुश्किल सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में है और 50% से ज़्यादा बताई जाती है। तो ये चुनाव बड़ा कांटे का है। ये सीट पे क्या मुकाबला होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।